हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अंकित गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन को। और शुरुआत हम लोग करेंगे आज के डेली करंट अफेयर्स सेशन की आज के मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ। आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने ये रहा, लिखा हुआ है पीपल वोंट सी योर स्ट्रगल, दे विल ओनली सी योर सक्सेस। यानी कि लोग आपका संघर्ष नहीं देखते, लोग आपका स्ट्रगल नहीं देखते, लोग बस ये देखते हैं कि आपने सफलता हासिल कर ली, आप जीत गए, आपने अपना सपना पूरा कर लिया। तो लोग ये कहने लग जाते हैं कि भाई ये तो बड़ा आसान काम था, ये तो बड़ा इजी काम था, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन आपका जो स्ट्रगल है कि किस तरीके से आपने वो सफलता हासिल की, लोग आपके स्ट्रगल को देख नहीं पाते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। लोग ऐसे ही होते हैं, वो आपकी सफलता पर हंसते हैं कि ये तो बड़ा आसान था, बड़ा इजी था, अचीव करना ये है वो है ना। लेकिन केवल आप जानते हैं कि उस सपने की कीमत क्या थी, उस ड्रीम की, उस सफलता की कीमत क्या थी, राइट। चलिए, इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहें। क्लास की जो पीडीएफ्स वगैरह रहेंगी, जो भी क्लासेस आपकी यहाँ पर होती हैं, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग टोटल 15 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। टोटल 15 न्यूज़ रहेंगी और हर न्यूज़ की शुरुआत हम एमसीक्यू के साथ करेंगे, यानी कि टोटल 15 एमसीक्यूज एंड 15 न्यूज़। तो चलिए पहले एमसीक्यू के साथ करते हैं सेशन की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 1, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, दैट विच कंट्री बिकेम द फोर्थ टू टेस्ट आ लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है, दुनिया का चौथा ऐसा कंट्री आपके यहाँ पर बन गया जिसने लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश जो आपके यहाँ पर बना है, इस कंट्री का नाम आपके यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आराम से रीड करिए और बताइएगा कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या रहेगा। सभी स्टूडेंट्स रीड करिए। दुनिया का चौथा देश जिसने रिसेंटली यहाँ पर क्या किया है, गाइडेड वेपन सिस्टम को टेस्ट आपका यहाँ पर किया है। सही जवाब इस क्वेश्चन के लिए आपका यहाँ पर क्या रहेगा। ओके, तो दुनिया का चौथा देश जिसने रिसेंटली अभी यहाँ पर एक लेजर गाइडेड वेपन सिस्टम को टेस्ट किया है, ये कंट्री कोई और नहीं बल्कि है इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इंडिया इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर बनेगा। तो चलिए डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने रिसेंटली टेस्ट आपके यहाँ पर कंडक्ट किया है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम का, दैट कैन डिसेबल ड्रोन्स। यानी कि ये जो आपका यहाँ पर एनर्जी वेपन सिस्टम है, ये ड्रोन्स को डिसेबल कर सकता है, मिसाइल्स को भी डिसेबल कर सकता है, एयरक्राफ्ट वगैरह को भी डिसेबल कर सकता है, उनको भी मार गिरा सकता है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो ये इन सब को रोक सकता है, इन सभी को मार गिरा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। डीआरडीओ की बात करें, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक ये जो ट्रायल है, ये जो टेस्ट है, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट किया। ट्रायल था आपका यहाँ पर मार्क 2 या MK2, जो आप इसे पढ़ना चाहें, मार्क 2 लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम, और ड्यू, है ना, माउंटेन ड्यू वाला ड्यू। तो DEW टी का W का फुल फॉर्म है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम एट द नेशनल ओपन एयर रेंज, जो कि आपकी मौजूद है कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में, जहां पर इस टेस्ट को यहां पर कंडक्ट किया गया है। और इस टेस्ट को कंडक्ट करने के बाद इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री, भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया है आफ्टर द US, चाइना एंड रशिया, जिसने यहाँ पर इस तरीके के एडवांस लेजर वेपन कैपेबिलिटीज को हासिल आपके यहाँ पर किया है। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात यहाँ पर करें तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, ईयर क्या रहेगा। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट आपके यहाँ पर हुआ था 1958 में। 1958 में ही अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, वो इस्टेब्लिश हुई थी। डीआरडीओ इस्टेब्लिश हुआ था 1958 और तारीख थी आपकी 1 जनवरी। दैट्स वाई 1 जनवरी की तारीख को हम लोग डीआरडीओ डे जो है वो भी आपके यहाँ पर मनाते हैं। डीआरडीओ के चीफ इस समय कौन है, उनका नाम मुझे फटाफट से लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करने से पहले मैं यहाँ पर रहूंगा हाइड, ताकि आप लोग ऑप्शंस क्लियरली वॉच कर सकें। तो बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, दैट विच मिशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द ब्लू ओरिजिन marked the first all-women tourist space flight since the Russian cosmonaut Valentina Tereshkova's solo mission in 1963 and included singer Katy Perry among the passengers। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया कौन सा मिशन है
जो कि 1963 में रूसी अंतरिक्ष यात्री वेलेंटीना तेरेस्कोवा के एकल मिशन के बाद, उनके सोलो मिशन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला पर्यटक यानी कि सारे के सारे क्रू मेंबर्स आपकी यहाँ पर कौन थी, फीमेल्स थी। इन्होंने अंतरिक्ष की उड़ान आपकी यहाँ पर भरी, यानी कि एक तरीके से वो स्पेस टूरिज्म के लिए या स्पेस घूमने के लिए आपके यहाँ पर गई। और इन यात्रियों में, इन पैसेंजर्स में जो आपकी फेमस सिंगर हैं कैटी पेरी, वो भी आपकी यहाँ पर शामिल थी। तो इस मिशन का नाम आपका यहाँ पर क्या था, NS-17, NS-21, NS-27, NS-31। इस मिशन का नाम आपका बनता है NS-31। क्या रहेगा इस मिशन का नाम, NS-31। तो चलिए इस मिशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं NS-31 मिशन के बारे में। तो फर्स्ट एवर, पहली बार अपनी तरह का फर्स्ट एवर ऑल विमेन स्पेस टूरिस्ट रॉकेट, यानी कि सभी महिलाओं को लेकर, सभी महिलाओं के क्रू मेंबर्स को लेकर रॉकेट ने सफलतापूर्वक आपके यहाँ पर उड़ान भरी और वापस ये अर्थ पर यानी कि पृथ्वी पर लौट आया एक छोटी समय की उड़ान के बाद। कंपनी आपकी यहाँ पर रहेगी ब्लू ओरिजिन। तो ब्लू ओरिजिन ने सफलतापूर्वक यहाँ पर लॉन्च किया था अपना 11th, ये उनकी सफलतापूर्वक 11th ह्यूमन फ्लाइट थी जिसे लॉन्च किया गया था ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा। मिशन का नाम था NS-31 कैरिंग ऑल विमेन क्रू, मतलब इसमें जितने भी यात्री, जितने भी पैसेंजर्स यहाँ पर स्पेस में गए थे, सभी की सभी फीमेल्स थी। और इसमें सिंगर कैटी पेरी भी आपकी यहाँ पर शामिल थी। और 1963 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे क्रू मेंबर्स फीमेल थे और वो स्पेस में आपके यहाँ पर गए हों, क्योंकि 1963 में वेलेंटीना तेरेस्कोवा नाम की आपकी रशियन जो आपकी यहाँ पर कॉस्मोनॉट थी, उन्होंने सोलो मिशन किया था, मतलब अकेले इस मिशन को अंजाम आपके यहाँ पर दिया था। फ्लाइट रीच्ड 100 किलोमीटर, मतलब हम बात कर रहे हैं NS-31 मिशन की। तो यह मिशन, मतलब इस मिशन की जो फ्लाइट थी वो 100 किलोमीटर अबव द अर्थ ये आपकी यहाँ पर जाती है, क्रॉस करती है करमन लाइन को विद अ फुल्ली ऑटोमेटेड स्पेसक्राफ्ट, जिसने कंप्लीटिंग अ 10 मिनट सब ऑर्टेबल जर्नी, 10 मिनट की ये जर्नी थी, मतलब स्पेस की जर्नी की हम बात कर रहे हैं, बिफोर सेफली रिटर्निंग टू द टेक्सास, और वापस ये पृथ्वी पर टेक्सास में आकर आपका यहाँ पर सफलतापूर्वक ये मिशन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, रॉकेट आपके यहाँ पर वापस आ जाता है। ठीक है, क्लियर, बढ़े आगे। यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर सभी को, से यस कि यस सर, यहाँ तक का डिस्कशन क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द थर्ड यूनिट ऑफ द दीनबंधु छोटूराम thermal power plant whose foundation stone was laid by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of the birth anniversary of the Baba Saheb Dr. Bhimrao Ambedkar। तो दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की जो तीसरी यूनिट आपकी यहाँ पर बनती है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता कितनी है, जिसका रिसेंटली शिलान्यास किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा। कब, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती थी 14 अप्रैल को, उस दिन इसका उद्घाटन किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया। तो इस तीसरी यूनिट की कैपेसिटी की बात करें तो ये थर्ड यूनिट 800 मेगावाट की कैपेसिटी वाली ये यूनिट बनती है। तीसरी यूनिट जो है दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की, वो आपकी 800 मेगावाट की कैपेसिटी वाली यूनिट आपकी यहाँ पर बनती है। तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली काफ़ी सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके यहाँ पर लॉन्च किए हैं हरियाणा के अंदर, है ना, एज अ ट्रिब्यूट। और ये एक तरीके से श्रद्धांजलि थी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए। तो जो अभी बर्थ एनिवर्सरी आपकी यहाँ पर आयोजित हुई थी, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो आपके यहाँ पर आर्किटेक्ट आपके यहाँ पर रहेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आपकी यहाँ पर थी, ठीक है। तो उस दिन यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो इनॉग्रेट किए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किए काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पीपल ऑफ हरियाणा को, यानी कि हरियाणा के लोगों को। इसमें ही आपके यहाँ पर शामिल थी थर्ड यूनिट ऑफ द 800 मेगावाट, 800 मेगावाट की तीसरी यूनिट, जो कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट का हिस्सा थी, जो कि यमुनानगर हरियाणा में आपकी यहाँ पर लोकेटेड है। एक नंबर पर जीके का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में बन सकता है कि दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में और उस राज्य की किस लोकेशन पे लोकेटेड है। तो ये यमुनानगर हरियाणा में आपके यहाँ पर लोकेटेड है, which will be built at a cost of 8,469 करोड़ रुपीस, और इसकी कॉस्ट करीब 8,400 यानी कि 8,469 करोड़ रुपये आपकी यहाँ पर बनती है। मोदी जी ने इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एडिशनली ही लेड दी फाउंडेशन स्टोन फॉर अ गोवर्धन प्लांट, गोवर्धन प्लांट के लिए भी उन्होंने एक फाउंडेशन स्टोन रखा।
यमुनानगर में वर्थ ऑफ 90 करोड़ रुपीस, जिसकी कीमत करीब जिसकी लागत 90 करोड़ रुपये आपकी यहाँ पर रहेगी। इसे इनॉग्रेट किया गया है रेवाड़ी एंड इनॉग्रेटेड द रेवाड़ी बाईपास। साथ ही साथ मोदी जी ने रेवाड़ी बाईपास को भी आपका इनॉग्रेट किया, जिसे करीब 1069 करोड़ रुपए की लागत में बनवाया गया है। क्लास के दौरान अगर कुछ गलत मैं यहाँ पर बोल दूँ तो मुझे माफ़ी दीजिएगा, क्योंकि सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं सुबह के 3 बजे इस क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मे भी अगर ऐसा कुछ होता है कि कुछ गलत मुंह से निकल जाए, मतलब मैं बोलूँ कुछ और लिखा कुछ, तो समझ जाना, अंडरस्टैंड कर लेना, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ हैं, लिखा कुछ होता है, कई बार गलत हो जाता है, तो उस चीज़ को माइंड मत करना। पीएम ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ न्यू टर्मिनल। तो हिसार जो आपका यहाँ पर शहर है हरियाणा का, वहाँ पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट आपका यहाँ पर मौजूद है। तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और यहाँ पर जो पहली फ्लाइट आपकी यहाँ से उड़ेगी वो अयोध्या शहर के लिए आपकी यहाँ पर पहली फ्लाइट को हरी झंडी उन्होंने दिखाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, that who was awarded the Virtual दलित लिटरेचर अवार्ड 2025 वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे आपके यहाँ पर सम्मानित किया गया है? पर्सनैलिटीज के नेम, विनोद कुमार शुक्ला जी को, मृदुलिका झा जी को, पी शिवाकामी जी को, या फिर जयश्री वेंकटेशन को। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पी शिवाकामी। ऑप्शन नंबर सी, पी शिवाकामी, जिन्हें वर्चुअल दलित लिटरेचर अवार्ड 2025 से आपके यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो पी शिवाकामी जी को सम्मानित किया गया है यहाँ पर वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड 2025 से। ठीक है, पी शिवकामी कौन है? एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आपके यहाँ पर बनती हैं, राइटर भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए की इनामी धनराशि और वर्चुअल दलित लिटरेरी अवार्ड उनको यहाँ पर दिया गया। इस इवेंट का ऑर्गेनाइजर था नीलम कल्चरल सेंटर, जिसे स्टैब्लिश किया था बाई पंडित रंजीत जी ने। वेन्यू कहाँ पर इसे आयोजित किया गया था? तो चेन्नई तमिलनाडु में ये जो आपका यहाँ पर इवेंट है वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, who was reappointed as the chairman of the ICC Men's Cricket Committee? ध्यान से सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। रिसेंट का ही अपॉइंटमेंट है कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के तौर पर किसे वापस से रीअपॉइंट किया गया है? पहले भी वही थे और वापस से उन्हें अपॉइंट किया गया है। राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? किसे आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी का जो अध्यक्ष है उसे रीअपॉइंट किया गया है? अध्यक्ष के पद पर वापस से नियुक्त किए गए हैं सौरव गांगुली, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन, बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट सौरव गांगुली। ठीक है, सौरव गांगुली जी की अगर हम लोग बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी आत्मकथा किस नाम से जानी जाती है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएगा। भारत के इन लेजेंडरी क्रिकेटर्स की आत्मकथाएं, ऑटोबायोग्राफीज फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। गांगुली की अगर हम लोग बात करें तो गांगुली को यहाँ पर रीअपॉइंट किया गया है। गांगुली को यहाँ पर रीअपॉइंट किया गया है, वापस से नियुक्त किया गया है मेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। मेंस कमेटी के चेयरमैन के तौर पर इनको वापस से रीअपॉइंट आपका यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वापस से रीअपॉइंट आपका यहाँ पर किया गया है। एक सेकंड, हाँ, वापस से इनको रीअपॉइंट आपका यहाँ पर किया गया है। तो आईसीसी विल फॉर्म, गांगुली को रीअपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द मेंस क्रिकेट कमेटी। ओके, देन आईसीसी विल फॉर्म, आईसीसी ने एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स भी आपकी यहाँ पर फॉर्म की है और ये एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स जो आपकी यहाँ पर होगी ये सपोर्ट करेगी द डिस्प्लेस्ड अफगानिस्तान विमेन क्रिकेटर्स। तो अफगानिस्तान में जब से तालिबान का राज है तब से यहाँ पर विमेन क्रिकेटर्स को क्रिकेट खेलने की एक तरीके से मनाही ही है, उनको एक तरीके से डिस्प्लेस कर दिया गया है। तो अफगानिस्तान विमेन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स का गठन भी करेगा आईसीसी। आईसीसी वर्ल्ड लेवल पर क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है और आईसीसी के जो सबसे यंगेस्ट चेयरमैन बनते हैं, कुछ ही समय पहले बने हैं हमारे जय शाह। तो उन्होंने ये संडे को अनाउंसमेंट भी आपके यहाँ पर किया था।
तो जो भारत जो वर्ल्ड लेवल पर फेमस क्रिकेट बॉडीज आपकी यहाँ पर है, जैसे कि इंडिया की बीसीसीआई हो गई, इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट का बोर्ड आपका यहाँ पर हो गया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया होगा, ये सभी क्रिकेट बोर्ड हेल्प करेंगे विमेन क्रिकेटर्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के विमेन क्रिकेटर्स को सपोर्ट करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। इसके लिए एक डेडिकेटेड फंड भी आपका यहाँ पर बनाया जाएगा। अ डेडिकेटेड फंड विल ऑल्सो बी स्टैब्लिश, इस फंड को भी स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि डायरेक्ट मॉनेटरी असिस्टेंस यानी कि यहाँ पर वित्तीय मदद, फाइनेंशियल मदद यहाँ पर दी जा सके अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेटर्स को। ठीक है, तो इसके जरिए, इस फंड के जरिए अफगानिस्तान की विमेन क्रिकेटर्स को मॉनेटरी असिस्टेंस भी दी जाएगी। एंड अ रोबस्ट हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम विल ऑल्सो बी लॉन्च, इसके लिए एक बहुत ही रोबस्ट हाई परफॉर्मेंस प्रोग्राम भी आपका लॉन्च किया जाएगा, ऑफरिंग एडवांस कोचिंग, जिसके तहत एडवांस कोचिंग, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, टेलर्ड मेंटोरशिप टू हेल्प देम टू रीच देयर फुल पोटेंशियल, ताकि वो अपने क्षमताओं को पहचाने और अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश वॉज द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस, रिसेंटली मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य की घोषणा की गई है, मतलब कि जल्द ही इस जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी स्टैब्लिश की जाएगी, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में या फिर सागर में। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सागर में। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस की है एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो करीब 258.64 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सागर जिले मध्य प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश की जाएगी और इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर आपका रखा जाएगा। ये अनाउंसमेंट कब की गई? ये अनाउंसमेंट उनके 134th बर्थ एनिवर्सरी, जो 14 अप्रैल को उनकी 134वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, उस दिन ये अनाउंसमेंट निकलकर सामने आया। विद दिस द स्टेट विच इज नोन फॉर इट्स टाइगर रिजर्व, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो स्टेट आपका यहाँ पर है, भारत में सबसे ज्यादा जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो एमपी में है और अपने टाइगर रिजर्व्स के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट भारत में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर एरिया है, जंगली इलाका है या वो इलाका जो फॉरेस्ट से या जंगलों से घिरा हुआ है, वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर ऑलरेडी 25 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपकी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड 100% स्कॉलरशिप फॉर द बैकवर्ड चिल्ड्रन इन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टडीज। तो किस राज्य सरकार ने मेडिकल के छात्र और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र जो कि आपके पिछड़े हुए हैं, है ना, पिछड़े वर्ग से आने वाले बैकवर्ड चिल्ड्रंस के लिए 100% यहाँ पर स्कॉलरशिप की घोषणा आपकी यहाँ पर की है ताकि वो अपनी इंजीनियरिंग और मेडिकल की स्टडी पूरी कर सकें। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा गवर्नमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो रिसेंटली जो बर्थ एनिवर्सरी आपकी यहाँ पर थी, जयंती आपकी यहाँ पर जो मनाई गई, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती, और महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती 11 अप्रैल को आपके यहाँ पर मनाई गई। उस दिन हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं नायाब सिंह सैनी, उन्होंने इस बात की डिक्लेरेशन की, इस बात की घोषणा की कि हरियाणा की शेड्यूल क्लास, अदर बैकवर्ड क्लास के जो स्टूडेंट्स आपके यहाँ पर बनते हैं, एससी और ओबीसी जो स्टूडेंट बनते हैं हरियाणा के, जो स्टडीइंग इन गवर्नमेंट मेडिकल, जो कि सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों से पढ़ाई आपके यहाँ पर कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, इन्हें फुल स्कॉलरशिप आपके यहाँ पर मिलेगी, 100% स्कॉलरशिप मिलेगी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने इस बात की घोषणा भी की, ही ऑल्सो डिक्लेयर दैट अ सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल, एक अलग से ऑनलाइन पोर्टल भी आपका लॉन्च किया जाएगा फॉर द स्कीम वुड बी स्टार्टेड वेरी सून, ताकि इस योजना को तुरंत के तुरंत और जल्द से जल्द इस योजना को शुरू किया जा सके। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट दी हर घर गृहिणी योजना। ठीक है, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी जी ने अनाउंसमेंट में एक और योजना का नाम लिया, हर घर गृहिणी योजना, और इस योजना का लाभ करीब 17 लाख इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज, जो आर्थिक तौर पर पिछड़ी हुई हैं, फाइनेंशियली पिछड़े हुए जो परिवार हैं, करीब 17 लाख, उनको इसका फायदा मिलेगा कि उनको मात्र 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से गैस सिलेंडर आपके यहाँ पर दिया जाएगा। असल कीमत तो इससे लगभग डबल ही होती है, लेकिन 500 रुपये में पर मंथ उनको यहाँ पर गैस सिलेंडर वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा इस योजना के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। आगे के डिस्कशन करने से पहले मुझे होना होगा हाइट, ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर चेंज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द एनपीसीआई मींस नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन इट्स रिवाइज्ड यूपीआई फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस।
तो जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके संबंध में एनपीसीआई ने अपने संशोधित यूपीआई ढांचे में कौन सा बड़ा बदलाव पेश किया है? क्या इंट्रोडक्शन है ऑफ क्यूआर कोड पेमेंट्स फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए क्यूआर कोड्स के जरिए पेमेंट्स, या फिर डिसकंटिन्यूएशन किया जा रहा है, रोका जा रहा है ऑफ क्यूआर शेयर एंड पेमेंट सिस्टम को फॉर द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, नो चेंजेस टू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, और लॉन्च ऑफ द क्रॉस बॉर्डर यूपीआई पेमेंट्स फॉर ऑल द यूजर्स। तो रिसेंटली कौन सा मेजर चेंज इंट्रोड्यूस किया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और यूपीआई फ्रेमवर्क को रिवाइज किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनपीसीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया है क्यूआर शेयर, जो क्यूआर कोड नहीं होता है, क्विक रिस्पांस कोड, तो क्यूआर शेयर एंड पेमेंट्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए डिसकंटिन्यू कर दिया है, उसे आपके यहाँ पर रोक दिया है। ये एक मेजर चेंज है, ये एक बड़ा चेंज है जो रिसेंटली आपके यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट? तो रिसेंटली तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए नए भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन पोर्टल का नाम क्या बनता है? इसका नाम है धरणी पोर्टल, भू सेवा पोर्टल, भू सेतु पोर्टल और भू भारती पोर्टल। तो रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो नया लैंड मैनेजमेंट पोर्टल आपका यहाँ पर लॉन्च किया है उसका नाम है भू भारती पोर्टल, ऑप्शन नंबर डी। सो द पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द तेलंगाना चीफ मिनिस्टर। इस पोर्टल को तेलंगाना के जो वर्तमान चीफ मिनिस्टर हैं ए रेवंत रेड्डी, उनके द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। पोर्टल को लॉन्च किया गया है 135वीं जो बर्थ एनिवर्सरी आपके यहाँ पर बनती है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, उस दिन इसको लॉन्च आपके यहाँ पर किया गया। एंड द पोर्टल रिप्लेसेस द धरणी पोर्टल। तो जो धरणी पोर्टल इससे पहले था इस काम के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जो नया पोर्टल आपके यहाँ पर होगा वो धरणी पोर्टल को क्या करेगा, रिप्लेस आपका यहाँ पर करेगा। ठीक है, धरणी पोर्टल की जगह ये जो नया पोर्टल आपका यहाँ पर है, ठीक है, वो आपके यहाँ पर उसको रिप्लेस आपके यहाँ पर करेगा। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर सभी को? अच्छा, यहां पर एक चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा कि इस साल जो हम लोग यहाँ पर अंबेडकर जी की जयंती हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, ये 135वीं है। इससे पहले मैंने 134वीं आपको बताई थी, लेकिन इस साल 135वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी की, 14 अप्रैल की अगर हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑन्ड यानी कि सरकारी जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, रिसेंटली लॉन्च 34 न्यू प्रोडक्ट्स। पीएनबी ने रिसेंटली 34 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इंक्लूडिंग 12 customer centric deposit schemes and 10 digital transformation products on its which number foundation day? तो सरकारी बैंक पीएनबी ने अपनी कौन से नंबर की स्थापना दिवस पर 12 ग्राहक केंद्रित जमा योजनाओं और 10 डिजिटल परिवर्तन उत्पादों सहित टोटल 34 नए प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पर लॉन्च किए हैं। तो अभी इस साल पीएनबी का आपका 131वां एस्टैब्लिशमेंट डे या इसका फाउंडेशन डे आपका यहाँ पर मनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम लोग बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 12 अप्रैल 1895 को आपके यहाँ पर होती है। 1894 में ये एस्टैब्लिश होता है। इसका जो ऑपरेशन शुरू होता है वो 1895 में इसका ऑपरेशन शुरू हो जाता है, ये संचालन शुरू कर देता है। अस्तित्व में आता है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, और पीएनबी की स्थापना स्वदेशी मूवमेंट के तहत हुई थी। मतलब देश का अपना खुद का देसी बैंक होना चाहिए, है ना, ताकि भारतीय लोग भारतीय बैंकों की सेवाएं ले सकें, इसलिए स्वदेशी मूवमेंट के तहत इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया था। और इसकी पहली ब्रांच और इसका हेड ऑफिस लाहौर पाकिस्तान में ओपन किया गया था, और आज़ादी के बाद इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली लाया गया। तो वर्तमान में पीएनबी का जो हेड ऑफिस है वो नई दिल्ली में है। ग्रेट फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय इस बैंक के फाउंडर्स में से आपके यहाँ पर एक थे, और वो पहले व्यक्ति भी थे जिन्होंने इस बैंक में खाता यानी कि अकाउंट आपका यहाँ पर ओपन कराया था। नेक्स्ट, which state became the first in India to implement the SC categorization of
रिजर्वेशन एक्ट 2025। भारत में अनुसूचित जाति आरक्षण वर्गीकरण अधिनियम 2025 को लागू करने वाला पहला जो स्टेट है, पहला वो राज्य है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द एससी कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025। तो इसे लागू करने वाला पहला राज्य है आपका महाराष्ट्र स्टेट। अच्छा सॉरी, महाराष्ट्र नहीं है, माफी चाहूंगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए रहेगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। तो तेलंगाना हमारे देश का पहला ऐसा राज्य यहां पर बन गया है, बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने शेड्यूल कास्ट कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2025 को आपका यहां पर लागू किया है। और इसका एम क्या है? ये एम इसका है टू इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स अमंग द मार्जिनलाइज्ड एससी सब ग्रुप्स। तो जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं, तो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो आपके सब ग्रुप्स हैं उनके अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो बेनिफिट्स का, उसके लिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ गवर्नमेंट ऑर्डर कैटेगराइजिंग 56 एससी कम्युनिटीज इनटू 3 ग्रुप्स। तो करीब 56 शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज हैं जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, ठीक है। फॉलोइंग द गवर्नर्स कॉन्सेंट, जिसमें गवर्नर की सहमति भी है, और इसके लिए जो बिल एंड द बिल पासेस इन द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तेलंगाना स्टेट की अगर हम लोग बात यहां पर करें, तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना नामक एक नया राज्य हमारे देश में बना था। यहाँ की कैपिटल हैदराबाद सिटी रहेगी। हैदराबाद सिटी आपकी किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद शहर मूसी नदी के किनारे आपका यहाँ पर बनता है। हैदराबाद की रियासत को आजाद भारत में शामिल किया गया था, किस ऑपरेशन के माध्यम से? क्योंकि हैदराबाद की रियासत के जो निजाम थे वो हिंदुस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे आजादी के बाद। तो किस ऑपरेशन को चलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हैदराबाद की रियासत को हिंदुस्तान में शामिल किया था? लिखकर बताइएगा। यहाँ के वर्तमान चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी। उन्होंने किसको रिप्लेस किया? के चंद्रशेखर राव को। डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रम का। और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के गवर्नर आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन of Khelo India Youth Games 2025 from the 4th to the 15th of May. So what is the name of the mascot unveiled for the Khelo India Youth Games 2025? बिहार में 4 से लेकर 15 मई तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी बिहार स्टेट करेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए जो शुंभकर आपके यहाँ पर लॉन्च किया गया है, उस शुंभकर का नाम आपका क्या बनता है? जो शुंभकर आपके यहाँ पर लॉन्च किया गया है उस शुंभकर का नाम क्या बनेगा? क्विकली आंसर। बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और 4 से लेकर 15 मई तक ये जो यूथ गेम्स हैं वो आपके यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। तो क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मस्कट? शुंभकर का नाम क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए जो आपका मस्कट लॉन्च किया गया है शुंभकर, उसका नाम क्या है? इसका नाम आपका बनता है गज सिम्हा। इसका नाम क्या बनता है? गज सिम्हा इसका नाम बनता है, मस्कट का नाम बनता है। तो मस्कट मतलब शुंभकर। तो आपके सामने ये जो तस्वीर है ये गज सिम्हा की तस्वीर है, गज सिम्हा का मस्कट है। लोगो जो आपका यहाँ पर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसे आपके यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है और ये गेम्स आपके बिहार में आयोजित होने वाले हैं। तो बिहार होस्ट करेगा, बिहार विल होस्ट दी 7th एडिशन, 7वां एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, और ये 4 से लेकर 15 मई तक इसका आयोजन होगा। जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके आयोजित होंगे वो बिहार के पटना शहर, गया सिटी, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर जैसे शहरों में यहाँ पर आयोजन होगा। वर्तमान चीफ मिनिस्टर बिहार राज्य के जो बनते हैं नीतीश कुमार जी, और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो आपके यहाँ पर है मनसुख मंडाविया जी, दोनों ने मिलकर अनवील किया है, उद्घाटन किया है मस्कट का और लोगों का खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए। ओके, आगे हम लोग बात करें तो जो आपको लोगो बनता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का, ये लोगो इंस्पायर्ड है फ्रॉम द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार एंड कलर्स ऑरेंज एंड डिपिक्ट्स द एंथुजियाज्म एंड नेचर। तो बिहार राज्य की बात करें तो प्राचीन काल में, प्राचीन हिस्ट्री में आप लोगों ने मगध के साम्राज्य के बारे में पढ़ा होगा, मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। तो आज का जो बिहार है वो प्राचीन मगध था।
नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय बिहार में होते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बिहार से हुआ। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में आपकी यहाँ पर हुई। उस टाइम पीरियड में जो मगध का इलाका था वहीं से जैन धर्म की शुरुआत होती है। भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो बिहार का जो कल्चर है, बिहार की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ऐतिहासिक है, हेरिटेज है। तो कहीं ना कहीं इसका जो लोगो है इन गेम्स का वो उसको दर्शाता है। गेम्स आर एक्सपेक्टेड टू फीचर मोर देन 8500 प्लेयर्स, तो करीब 8500 से भी ज़्यादा खिलाड़ी इस इवेंट में हिस्सा लेंगे। 10,000 से ज़्यादा डेलीगेट्स इस खेल में हिस्सा लेंगे। बिसाइड्स रेगुलर गेम्स ऑफ वॉलीबॉल होगा, फुटबॉल गेम होंगे, बास्केटबॉल के इवेंट होंगे, बॉक्सिंग, कबड्डी। 18 डिफरेंट इवेंट्स ऑफ एथलेटिक्स के 18 डिफरेंट इवेंट्स, सेपक टकरा विल बी हेल्ड ड्यूरिंग द गेम्स। अराउंड 27 डिसिप्लिन ऑफ अ डिफरेंट स्पोर्ट्स, करीब अलग अलग खेलों के 27 अलग अलग कैटेगरीज डिसिप्लिन में इंडिजिनियस गेम्स आपके होंगे। लाइक द मलखंब, तो मलखंब जैसे गेम भी आयोजित होंगे जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पार्ट आपका यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 इन पेरिस। पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है। आपके सामने एक तस्वीर भी है। अगर आप तस्वीर में खिलाड़ी को पहचान लेते हैं तो आपके लिए आंसर को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाएगा। तो तस्वीर पहचानने का प्रयास कीजिए और बताइए कि सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या होगा। सभी लोग, किसने आपका यहाँ पर पेरिस फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 आपका यहाँ पर जीता है। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपके यहाँ पर रहेंगे मैग्नस कार्लसन, जो कि इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से आपके यहाँ पर एक हैं। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 2025 जीत लिया है। चेस वर्ल्ड नंबर 1 इस समय दुनिया में चेस के गेम में नंबर 1 खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। ये बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। एक नंबर पर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैग्नस कार्लसन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्लिंच दी फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम 2025 इन पेरिस में जो इवेंट आयोजित हुआ था उसमें उन्होंने यहाँ पर मेडल जीता। इन्होंने अमेरिकन ग्रैंड मास्टर हिकारू नाकामुरो को हरा दिया। इन दिस कार्लसन won 2 लाख $, फॉलोड बाय द नाकामुरा। ठीक है, विद दिस मैग्नस कार्लसन को यहाँ पर ये ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने पर 2 लाख $, की प्राइज मनी मिली। नाकामुरा को करीब 1 लाख रुपए, 1,40,000 की प्राइज मनी मिली। जो इंडियन ग्रैंड मास्टर आपके यहाँ पर थे अर्जुन इरिगियासी, इन्होंने मैग्जिम करके ये जो खिलाड़ी हैं फ्रांस के, इनको हराया और 5वां स्थान हासिल किया इंडियन ग्रैंड मास्टर अर्जुन इरिगियासी ने, और $50,000 की प्राइज मनी आपकी यहाँ पर जीती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025। तो 2025 में 5वें एशियाई युवा ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा शहर आपका यहाँ पर करेगा, कौन सी सिटी करेगी। ताशकंद, अबू धाबी, दोहा और दुबई। विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स इन 2025। सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका बनेगा दुबई। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो दुबई नेम द होस्ट सिटी फॉर द 2025 एशियन यूथ पैरा गेम्स। दुबई हैज बीन नेम्ड द होस्ट सिटी, दुबई को होस्ट सिटी बनाया गया है, मेजबान शहर बनाया गया है फॉर द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड फ्रॉम द December 7 to 14, 2025 आफ्टर द ताशकंद विड्रॉ एज द ओरिजिनल होस्ट। तो ताशकंद इसका ओरिजिनल होस्ट था, उसने नाम अपना वापस ले लिया, उसके बाद दुबई को होस्ट बनाया गया है। दिस इज दुबई सेकेंड टाइम होस्टिंग द इवेंट। दुबई यहाँ पर दूसरी बार इस इवेंट को होस्ट कर रहा है। इससे पहले एशियन यूथ पैरा गेम्स का आयोजन दुबई ने 2017 में ऑलरेडी किया हुआ था। अनुमान यह है कि 1350 एथलीट्स, करीब 30 से 40 देशों के 1350 एथलीट्स 10 अलग अलग पैरा स्पोर्ट्स में आपके यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे एंड मेकिंग इट द लार्जेस्ट एडिशन ऑफ द गेम्स इन टर्म्स ऑफ एथलीट एंड कंट्री पार्टिसिपेशन। तो एथलीट्स और कंट्री पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे बड़ा एडिशन होगा इस गेम का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है श्रेयस अय्यर को और जॉर्जिया वोल को आईसीसी मेंस एंड विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च 2025 रिस्पेक्टिवली। तो जॉर्जिया वोल इज फ्रॉम विच कंट्री। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को
मार्च 2025 के लिए श्रेयस अय्यर को आईसीसी पुरुष यानी कि मेंस और जॉर्जिया वोल को विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के तौर पर घोषित किया है, विनर घोषित किया है। क्वेश्चन ये है कि जॉर्जिया वोल किस कंट्री से बिलोंग करती हैं। तो जो जॉर्जिया वोल नामक आपकी फीमेल प्लेयर हैं, ये इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका, कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये ऑस्ट्रेलिया से आपकी यहाँ पर बिलोंग करती हैं। तो आईसीसी ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है इंडियन बैटर श्रेयस अय्यर और यंग ऑस्ट्रेलियन बैटर जॉर्जिया वोल को आईसीसी मेंस श्रेयस अय्यर, आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जॉर्जिया वोल मार्च 2025 के लिए घोषणा कर दी गई है। अय्यर मेक्स इट्स सक्सेसिव ऑनर्स फॉर इंडिया बिकमिंग शुभमन गिल्स विन इन फरवरी। तो फरवरी में भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शुभमन गिल को सम्मानित किया गया था, मार्च में भी भारतीय खिलाड़ी श्रेयस अय्यर को सम्मानित किया जा रहा है। एंड वोल बिकम्स द 4th कंसेक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन फीमेल, और जो आपकी जॉर्जिया वोल हैं ये लगातार चौथी ऑस्ट्रेलियन फीमेल क्रिकेटर आपकी यहाँ पर बनती है जिन्हें विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी ने आपके यहाँ पर दिया है। ठीक है भाई, आज के सेशन में हमने टोटल 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, टोटल 15 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं और टोटल 15 न्यूज भी हमारी एमसीक्यूज के साथ डिस्कस की हैं। ठीक है, आगे 3 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू हेल्प द अर्थक्वेक हिट विक्टिम्स इन म्यांमार। आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको आंसर बताना है कि सही जवाब क्या होगा। एंड विच जापानीज मैथमेटिशियन वाज रिसेंटली अवॉर्डेड द 2025 एबल प्राइज। और इंडिया ने कौन सी, मतलब इंडिया ने जो एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज की है टाइगर ट्रायम्फ, ये किस कंट्री के साथ कोलैबोरेट करके, किस कंट्री के सहयोग से यहाँ पर एक्सरसाइज को आयोजित किया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है वो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में तीनों ही प्रश्नों का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना है। लगभग 40 मिनट में 15 क्वेश्चंस और 15 न्यूज़ डिस्कशन हो गया। वो इसलिए हुआ क्योंकि ये सेशन प्रीमियर मोड में चल रहा है, तो लाइव हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लाइव डिस्कशन में क्या होता है, 4 और बातें होती हैं, तुम्हारी 4 बातें होती हैं, 4 बातें मेरी होती हैं, तो सेशन लेंदी हो जाता है। लेकिन 40 मिनट के अंदर 15 न्यूज़ और 15 एमसीक्यूज हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। तो आज के लिए फिर इस सेशन में इतना ही, और अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सेशन को सभी लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये 3 क्वेश्चन मैं देकर जा रहा हूँ, तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम इन्हीं क्वेश्चन से करेंगे और जो लोग इनके सही जवाब देंगे उनके नामों की घोषणा के साथ अगले सेशन की शुरुआत आपकी यहाँ पर होगी। अब आप लोग ये सोच लो कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम है आजकल, रात के सुबह के 3:30 आपके यहाँ पर बज रहे हैं। अब मैं ये सेशन 3:30 बजे एंड करके लगा के इवेंट को सोऊंगा, करीब 4 बज जाएगा। तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है डेली बेसिस पे, कुछ पर्सनल वर्क्स की वजह से मैं काफ़ी बिजी हूँ कि सुबह मैं फिर 7 बजे उठूँ और 8 बजे लाइव सेशन लूँ, तो मेरी नींद मतलब पूरी ही नहीं हो रही है, मतलब 2 घंटे 3 घंटे। तो यहाँ पर अभी मैंने ये सेशन रिकॉर्ड करके डाल दिया है क्योंकि अभी ये पॉसिबल हो पा रहा है। आगे कोशिश करेंगे कि सेशन लाइव हो, लेकिन जब तक नहीं तब तक आप लोग रिकॉर्ड में सेशन देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कम से कम अगर मैं 4 बजे सो रहा हूँ तो कम से कम सुबह 8 बजे तक की मैं नींद या 9 बजे तक की मैं नींद ले पाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ऑफिस जाना होता है। आप लोगों को पता है कि सीवीटी के लिए भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ताकि थोड़ा प्रॉपर नींद हो पाए, और मैं मतलब पर्सनल इश्यूज़ की वजह से नींद बहुत कम हो पा रही है। इस वजह से लाइव सेशंस आपके, और भी कुछ पर्सनल रीज़न है जिसकी वजह से लाइव सेशन नहीं हो पा रहे थे। तो लाइव सेशन तो आज भी नहीं हो पाएगा, बट रिकॉर्डिंग मोड में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों का कंटेंट डेली बेसिस पर आपको यहाँ पर मिलता रहे। तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, तीनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, सेशन को प्यार दीजिएगा। सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगी, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी। आज के लिए सेशन में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।